हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 223। यहाँ आओ। मुंशी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और लगातार आसपास के माहौल का जायजा लेता रहा। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और फिर ठहाके लगाकर हंसा और बोला, छोटे कमीने, मैंने तुम्हारी आभा पहले ही महसूस कर ली है। क्या अब छिपने की कोई जरूरत है? किसी ने भी उसे उत्तर नहीं दिया और जंगल एकदम शांत हो गया। मानशी ने भौहें सिकोड़ी और फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ा, इससे पहले कि उसके पैर पत्तों के ढेर पर रुक गए। ठीक उसी समय जब मानशी ने पत्तों के ढेर पर कदम रखा, उसके हाव भाव तुरंत हिंसक रूप से बदल गए, जबकि उसका चेहरा विस्फोटक रूप से पीछे की ओर चमक उठा। हालांकि वह अभी भी थोड़ा देर से पहुंचा था। पत्तों का ढेर अचानक आसमान में उछल गया और फिर मानशी के पैरों में चमड़े के जूते तुरंत फट गए, इससे पहले कि उसके पैरों के तलवों से ताज़ा खून की 2 धारें बह निकलीं। यांगे की अजीब तलवार से अपने पैर पर लगी चोटों को महसूस करते ही मानशी को गुस्सा आ गया। हालांकि जब वह जमीन पर उतरा तो उसके हाव भाव एक बार फिर हिंसक रूप से बदल गए, क्योंकि जहां वह उतरा था वहां अचानक आसमान में एक तावीज दिखाई दिया। उसके बाद बिजली का एक मोटा खंभा सीधे उसकी ओर उतरा। पहली बार जब मानशी ने बिजली के भीतर भयानक आभा को महसूस किया तो उसकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। गर्जन, एक भयंकर दहाड़ गूंजी। मानशी ने तुरंत अपने असली रूप में लौटने में संकोच नहीं किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, बिजली का एक बोल्ट उसके ऊपर गिर पड़ा। टकराना। मौत के सन्नाटे में घिरे जंगल में बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी। एक करुण चीख के साथ ऊर्जा की एक भयानक लहर तेजी से आसपास की ओर बही और आसपास के सभी बड़े पेड़ तुरंत ऊर्जा की भयानक लहर के आगे लकड़ी के टुकड़ों में बदल गए। झनकार। ठीक इसी समय तलवार की आवाज गूंजी। तलवार की एक सुनहरी धार मानशी के ऊपर से आसमान को चीरती हुई निकली। एक पल में वह मानशी की ओर बढ़ी, जिसका मांस और त्वचा फट गई थी। ठीक जब वह उसके शरीर पर उतरने ही वाला था तो बैंगनी प्रकाश की 10 किस्में अचानक सुनहरी तलवार क्यूई के सामने प्रकट हुईं और तलवार क्यूई के उतरने से पहले ही वे मानशी पर टूट पड़ीं। टकराना। एक और धमाका हुआ और मानशी की घायल पीठ पर कुछ और खूनी छेद दिखाई दिए। इसके अलावा इस समय तलवार की क्यूई की सुनहरी डोरी उसके ऊपर आ गई थी। टकराना। तलवार की सुनहरी धार ने मानशी के शरीर पर कई गहरे खूनी निशान बना दिए। ठीक इसी समय यांगे की आकृति मानशी की पीठ पर उतर आई थी और उसने अपने दोनों हाथों से वायलेट स्पिरिट को पकड़ रखा था। ठीक उसी समय जब वह तलवार को जोर से नीचे गिराने वाला था, मानशी अचानक एक तरफ लुढ़क गया, जिससे यांगे तुरंत उछलकर एक बड़े पेड़ से जा टकराया। टकराना। पेड़ तुरंत टूट गया और यांगे जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद यांगे ने हल्की सी आह भरी। उसने हीलिंग टेलिस्मैन और स्ट्राइडर टेलिस्मैन को वापस लेने में संकोच नहीं किया और उसने उन्हें अपने शरीर पर थपथपाया, इससे पहले कि उसकी गहन ऊर्जा गेल शो में उमड़ पड़े, जिससे उसे विस्फोटक तरीके से पीछे हटने का मौका मिला। ठीक उसी समय जब वह पीछे हटा, उसके कंधे पर मौजूद बैंगनी मिंक ने अचानक अपना पंजा हिलाया और बैंगनी प्रकाश की 10 से अधिक किस्में मैंशी की ओर फट गईं, जो यांगे पर झपटा था। टकराना। जंगल में एक और बड़ा धमाका गूंजा। थोड़ी देर बाद जंगल फिर से शांत हो गया। इस समय मानशी को बहुत ही दयनीय स्थिति में कहा जा सकता था। उसकी पीठ पर लाल लाल त्वचा के बड़े बड़े टुकड़े उभरे हुए थे और उसकी पीठ से ताज़ा खून एक धारा की तरह बह रहा था। मानव 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 रूप धारण करते ही मानशी का शरीर कांप उठा और उसकी निगाहें थोड़ी उन्मत्त हो गईं, क्योंकि वह यांगे की ओर भागी हुई दिशा को देख रहा था। मानशी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, जबकि उसके चेहरे पर एक क्रूर और भयानक भाव प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद जंगल में एक कर्कश दहाड़ गूंजी और यह किसी भूत की चीख की तरह बेहद भयावह थी। डॉट 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 डॉट। जंगल से भागने के बाद यांगे ने जल्दी से कुछ ऊर्जा पत्थर निकाले और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी गहन ऊर्जा गेल शूज में पागलों की तरह उमड़ पड़ी और वह डेथ एबिस की ओर भागा। हालांकि उसने अभी अभी मानशी को बुरी तरह घायल किया था, फिर भी यांगे को अभी यह अफसोस की बात लग रही थी। उसने अभी अभी अपनी एकमात्र उच्च श्रेणी तकनीक तावीज का उपयोग किया था और उसने छोटे से साथी की सहायता से एक आश्चर्यजनक हमला भी किया था। हालांकि वह अभी भी मानशी को मारने में असमर्थ था और केवल मानशी को कुछ चोट पहुंचाने में सक्षम था। ऐसी चोटें एक स्पिरिट रैंक डार्क बीस्ट के लिए कुछ भी नहीं थीं। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि मानशी में अभी भी उसे पेड़ की ओर फेंकने की ताकत थी। इसलिए यांगे ने तुरंत भागने का फैसला किया और मानशी से मौत तक लड़ने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार अगर मानशी ग्रैंड मायरीड पर्वत के भीतर भागने का फैसला करता तो यांगे केवल देखता रहता। अगर उसे मानशी को मारने में 100% भरोसा नहीं होता तो यांगे अपने तुरुप के पत्ते नहीं दिखाता, क्योंकि अगर वह उनका इस्तेमाल करता और मानशी को मारने में असमर्थ होता तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता।
सबसे पहले, भूत संप्रदाय निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा, और वे एक एक्साल्ट्रियल्म विशेषज्ञ को भी भेज देंगे ताकि वह बेलफुल ब्लड के मोती को पुनः प्राप्त कर सके। दूसरी ओर, जब यह बात उजागर हो गई कि उसने बहुत सारे डार्कबीस्ट को अपने अधीन कर लिया है, तो फिर डार्कबीस्ट साम्राज्य उसे मार डालेगा या नहीं, यह तो छोड़िए, यहाँ तक मानव शक्तियाँ, जिनमें ग्रैंड किन साम्राज्य भी शामिल है, उसे जाने नहीं देंगी। उस समय वह अपनी माँ को कैसे बचा पाएगा? संक्षेप में, उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी, जबकि उसके पास कुछ ऐसा था जिससे उन असाधारण शक्तियों को भी लालच आ गया था। इसलिए, अगर वह उनके द्वारा लक्षित नहीं होना चाहता था, तो वह केवल कम प्रोफाइल रख सकता था, जितना वह कर सकता था उतना कम। पूरे रास्ते में, यांग ये बिना किसी डर के बेताब होकर भागता रहा क्योंकि उसके लिए रास्ता छोटा साथी खोल रहा था। छोटे साथी द्वारा उत्पन्न दबाव के कारण, उसके रास्ते में एक चींटी भी नहीं थी, और यह बेहद चिकना था। बेशक, अगर उसे स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट के क्षेत्र का सामना करना पड़ा, तो वे उसके चारों ओर जाने का विकल्प चुनेंगे। वर्तमान में, वह और वायलेट मिंग दोनों ही स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट्स के खिलाफ जाने में असमर्थ थे। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि अब एक उसके ठीक पीछे था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही देर में रात हो गई। ग्रैंड मायरीड पर्वतों में रात का समय सबसे खतरनाक था क्योंकि रात डार्कबीस्ट के लिए बेहद फायदेमंद थी। इसके अलावा, कई डार्कबीस्ट रात में सक्रिय थे, ठीक वैसे ही जैसे नाइटबर्ड्स जिनका सामना यांग यी ने डेथ एबिस के तल पर किया था। भले ही ऐसे डार्कबीस्ट के पास तुलनात्मक रूप से कम खेती थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। संख्या उस व्यक्ति के खिलाफ बेहद फायदेमंद थी जिसके पास पूरी ताकत नहीं थी। यांग ये ने भागना जारी रखने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि आकाश में कोई तारे या चांद नहीं थे। भले ही वह अभी भी अंधेरे में देख सकता था, लेकिन अंत में यह बहुत असुविधाजनक था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक और जवाबी हमला करने के लिए तैयार था। यांग ये एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निष्क्रिय स्थिति में रहना पसंद करता था, और स्वाभाविक रूप से यह बेहतर नहीं हो सकता था यदि वह उस स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट को मारने में सक्षम था जो उसका पीछा कर रहा था। भले ही वह डार्कबीस्ट को मारने में असमर्थ था, यांग ये उस स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट को कुछ परेशानी देने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश था। यांग ये की सोच अच्छी थी, लेकिन स्थिति की वास्तविकता क्रूर थी। इस बार, मान शी ने उसे तैयार होने का मौका नहीं दिया। यांग ये के यहाँ रुकने के कुछ ही समय बाद, एक आकृति एक विशाल चट्टान की तरह उतरी और जोर से जमीन पर गिरी, जिससे पूरी जमीन हिल गई। यांग ये की पलकें झपकने लगी जब उसने देखा कि मानशी अचानक यहाँ प्रकट हो गया है। यह आदमी इतना तेज कैसे हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास स्ट्राइडर टेलिस्मन भी हो? मानव, मैं तुम्हें खाने से पहले तुम्हारी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें यह सब महसूस करने के लिए जगाए रखूंगा। मानशी ने यांग ये को नाराजगी से देखा जबकि उसकी मुट्ठियां भींचते ही उसकी उंगलियां चटक गईं। यांग ये की भौहें ऊपर उठी, और फिर वह हंसते हुए बोला, तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यहाँ आओ। चिंता मत करो, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है। मैं यही हूँ। चलो। यांग ये की आवाज सुनकर, यांग ये की ओर बढ़ रहे मानशी अचानक रुक गए, जबकि उनके चेहरे पर गुस्सा शांत हो गया। उनका दिमाग तुरंत शांत हो गया था जब उन्होंने यांग ये से पहले आश्चर्यजनक हमलों का सामना करने के दृश्यों को याद किया। ठीक है, यह इंसान अब क्यों नहीं भाग रहा है? वह क्यों रुक गया? जितना ज्यादा वह सोचता, उतना ज्यादा मनशी को लगता कि इस सब के पीछे जरूर कोई साजिश छिपी है। इसलिए, न सिर्फ उसने यांग यी की ओर चलना बंद कर दिया, बल्कि सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गया। साथ ही, उसकी आंखें लगातार आसपास के माहौल को स्कैन करती रहीं। भले ही उसका भौतिक शरीर अत्यंत भयानक था, फिर भी वह वास्तव में दूसरी बार ऐसे भयानक ताबीज के हमले को सहन नहीं करना चाहता था। यांग ये ने जब मनशी की हरकतें देखी तो वह मन ही मन हंसा, लेकिन उसका चेहरा बेहद शांत था जब उसने कहा, क्या तुमने मेरी हड्डियों को टुकड़ों में तोड़ने का इरादा नहीं किया था? मैं यहीं खड़ा हूँ। यहाँ आओ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहले स्वर्ग क्षेत्र में एक छोटे से मानव से डरते हो? जैसे ही उसने बात की, यांग ये ने जानबूझकर मनशी की ओर 2 कदम बढ़ाए। इस बार, न केवल मनशी शांत रहा, बल्कि उसके चेहरे पर सतर्कता और भी बढ़ गई। उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं होगा कि यह इंसान वहां खड़ा होकर मौत के आने का इंतजार करेगा। चूंकि ऐसा नहीं था, तो यह इंसान जरूर कुछ चालें चल रहा था जैसा उसने पहले भी किया था। जब उसने यहां तक सोचा, तो मनशी ने धीमी आवाज में कहा, छोटे मानव कमीने, इस समय तुम क्या चाल चल रहे हो? अगर तुम में क्षमता है, तो अपनी क्षमता से मुझसे लड़ो। अपनी क्षमता से लड़ूं? यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर उसने कहा, ठीक है, तो यहाँ आओ, और हम अपनी क्षमता से लड़ेंगे। ठीक है, यहाँ आओ, मैं यही हूँ। अध्याय 224 अब और नहीं दौड़ना। मानशी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसका चेहरा भयानक रूप से क्रूर हो गया, और उसके भीतर से एक हिंसक आभा उमड़ पड़ी। उसने यांग यी को देखा और गुस्से से कहा, मानव, चाहे तुम कोई भी चाल क्यों न चल रहे हो, मैं, मानशी, तुमसे नहीं डरूंगा।
जैसे ही उसने कहा, वह हमला करने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये जमीन पर बैठा हुआ था, जबकि उसके हाथ में अचानक से तावीज़ों का एक गुच्छा दिखाई दिया। उसने आलस से कहा, ठीक है, तुम मेरे जैसे छोटे इंसान से कैसे डर सकते हो? काश मैं पहले स्वर्ग के दायरे में एक छोटी सी चींटी हूं और तुम मुझे आसानी से कुचल सकते हो। आओ, अपने आप पर विश्वास करो। जैसे ही तुम यहाँ आओगे मैं मर जाऊंगा। यांग यी के हाथों में ताबीजों के ढेर को देखते ही मानशी की पलकें झपकने लगीं और वह तुरंत रुक गया। उसे इंसानों के पास मौजूद ताबीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि बिजली का वह बोल्ट जो आसानी से उसकी सुरक्षा को तोड़कर निकल गया था, ऐसे ही ताबीज की वजह से बना था। इसके अलावा वह लगातार ऐसे ताबीजों की वजह से इस इंसान को पकड़ने में असमर्थ रहा था। तो अगर इस मनुष्य के हाथ में सभी ताबीज पहले वाले ताबीज के समान ही होते। जब उसने यहां तक सोचा तो मनशी ने सहज रूप से 2 कदम पीछे हट लिए, क्योंकि वह वास्तव में एक बार फिर ऐसे ताबीज की ताकत को सहन नहीं करना चाहता था। यांग ये ने जब मानशी की हरकतें देखी तो वह खड़ा हो गया, और फिर उसने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि तुम नहीं आ रही हो तो मैं जा रहा हूं। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, यांग ये पलटा और कदम दर कदम दूरी की ओर चलने लगा। हाँ, उसने कोई हरकत नहीं की थी और बस कदम दर कदम चल रहा था, जैसे कि वह मानशी का पीछा करने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने यांग ये की पीठ पर नजर डाली, मानशी स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से इस इंसान को ऐसे ही जाते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि वह यांग ये का पीछा करने से थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि यांग ये स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक जाल बिछा रखा था और मानशी के उसमें कदम रखने का इंतजार कर रहा था। जब मानशी उलझन में था और हिचकिचा रहा था, यांग ये 60 मीटर से ज्यादा दूर चला गया था। दरअसल यांग ये बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि अगर मानशी उसका पीछा करता तो उसे वाकई अपनी जान की बाजी लगाकर मानशी से लड़ना पड़ता। इस बार उसके पास सरप्राइज अटैक का फायदा नहीं था और वह सिर्फ मानशी के सामने ही जा सकता था, इसलिए ऐसी लड़ाई में वह पूरी तरह से मर जाएगा। भले ही उसने अपनी तीसरी लेवल की तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि उत्तराधिकारियों की खेती के बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। सौभाग्य से मानशी की बुद्धिमत्ता ने उसे खतरे से बचने में मदद की। यांग ये के लगभग 100 मीटर दूर चले जाने के बाद उसने अचानक अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया और एक छाया में बदल गया जो दूर की ओर विस्फोटक रूप से उड़ी। एक सांस से भी कम समय में यांग ये मानशी की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया और रात के घूंघट में फिसल गया। जब उसने यह दृश्य देखा तो झिझक और उलझन में पड़े मनशी को अचानक कुछ समझ में आया और उसने तुरंत झिझकना बंद कर दिया। उसका चेहरा चमक उठा और सीधे उस जगह पर उतर आया जहां यांग ये अभी खड़ा था। वह कुछ क्षण के लिए वहीं खड़ा रहा, उसे वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ, सिवाय ठंडी रात की हवा के जो उसे छू रही थी। इस समय मानशी को यह कैसे एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया, जबकि उसकी आंखें लाल हो गईं। मनशी के दाहिने पैर ने क्रोध से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जमीन तुरंत फट गई। उसी समय रात भर एक भयंकर दहाड़ गूंजती रही। छोटे मानव कमीने, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, भले ही तुम ग्रैंडकिन साम्राज्य में भाग जाओ। डॉट 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 यांग ये कांप उठा जब उसने अपने पीछे से दहाड़ सुनी। भले ही उसने इसे नहीं देखा था, लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि मनशी इस समय कितना क्रोधित था। बेशक यह बेहद सामान्य था। आखिरकार एक स्पिरिट रैंक विशेषज्ञ को एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के प्रोफोटर ने धोखा दिया था। कोई भी ऐसी चीज को सहन नहीं कर पाएगा। बेशक यांग ये अपने दिल में संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इसमें संतुष्ट होने जैसी कोई बात नहीं थी। आखिरकार यह वह यांग ये ही था जिसका लगातार पीछा किया जा रहा था और उसे लगातार भागना पड़ रहा था। अगर मानशी बहुत सतर्क नहीं होता तो वह जिस स्थिति में था वह बहुत खराब हो जाती। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग में मौजूद सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया, जबकि उसने एक स्ट्राइडर तावीज निकाला और उसे खुद पर थपथपाया। उसके बाद उसने कुछ ऊर्जा पत्थर निकाले और उनमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। भले ही उसे स्ट्राइडर तावीज से बूस्ट मिला था, लेकिन उसकी गति अभी भी मैनशी से कमतर होगी जब तक कि वह गेल शूज का उपयोग न करे। लेकिन एक समस्या थी, गेल शूज ने वास्तव में बहुत अधिक गहन ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। अब तक उसका पीछा किया जा रहा था। यांग ये ने कम से कम 200 ऊर्जा पत्थरों का उपयोग किया था। इतनी मात्रा उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन अगर यह एक साधारण प्रोपथा था तो 200 ऊर्जा पत्थरों को एक बड़ी राशि माना जा सकता था। स्ट्राइडर टेलिस्मन का उल्लेख नहीं करना, इसकी कीमतीता का स्तर इस हद तक था कि केवल मूल विद्यालय के कुछ बाहरी न्यायालय और आंतरिक न्यायालय के शिष्य ही इसे प्राप्त करने में सक्षम थे। यांग ये जानता था कि वह स्पिरिट रैंक विशेषज्ञ के पीछा से बचने में सक्षम था। इसका कारण यह कहा जा सकता है कि वह पैसे के साथ भागने का उपयोग कर रहा था। अगर उसके पास अनगिनत ऊर्जा पत्थर और कई स्ट्राइडर तावीज नहीं होते तो चाहे यांग ये कितना भी दुर्जय क्यों न हो, वह इतने लंबे समय तक स्पिरिट रैंक विशेषज्ञ से बच नहीं पाता।
यांग ये हमेशा अपनी ताकत के स्तर के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानता था और उसने हमेशा एक संतुलित रवैया बनाए रखा था। इसलिए भले ही वह भी एक स्पिरिट रैंक विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था, लेकिन उसने कभी भी आत्मसंतुष्ट महसूस नहीं किया, या महसूस नहीं किया कि वह स्पिरिट रैंक विशेषज्ञों को टक्कर दे सकता है। यदि वह सचमुच ऐसा सोचता, तो यांग यी को भी शायद उन्हीं परिणामों का सामना करना पड़ता, जो उन घमंडी और आत्मसंतुष्ट लोगों को भुगतना पड़ा था, जिन्हें उसने अतीत में मार डाला था। जैसे ही उसने महसूस किया कि पीछे से आभा उसके करीब आ रही है, यांग ये ने अपने विचारों को रोक दिया, और फिर उसने गति बढ़ा दी और दूर की ओर चमक गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ ही देर में भोर हो गई और सूरज आसमान में चढ़ आया। ऊपर से सुनहरी रोशनी बरस रही थी, जो शरीर को रोशन कर रही थी और गर्मी का एहसास करा रही थी। इस समय यांग ये को नहीं पता था कि वह ग्रैंड मायरीड पर्वत के किस हिस्से में था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से पता था कि वह निश्चित रूप से डेथ माउंटेन रेंज से बहुत दूर था। असेंशन माउंटेन रेंज इंपीरियल कैपिटल से 5000 किलोमीटर दूर थी, जबकि डेथ माउंटेन रेंज भी इंपीरियल कैपिटल से कुछ हजार किलोमीटर दूर थी। हालांकि उसने पिछले 2 दिनों में केवल 5000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक की यात्रा की थी। सरल शब्दों में कहें तो उसे मृत्यु पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने के लिए कम से कम कुछ दिन और रात अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कुछ दिन और रातें। यांग ये ने यहां तक सोचकर भौहें सिकोड़ लीं। मानशी करीब आ रहा था और मानशी को पकड़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा। इसके अलावा उसे लगा कि मानशी ने किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे मानशी की गति लगातार बढ़ रही है, इसलिए यांग ये को लगा कि मानशी को पकड़ने में शायद 1 दिन भी नहीं लगेगा। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर वह बैंगनी मिंग की ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर बोला, छोटे साथी, क्या तुम्हारे पास हमारे पीछे उस साथी से निपटने का कोई तरीका है? बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं और अपने छोटे छोटे पंजे हिलाए। जाहिर है, वह यांग ये को मानशी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। यांग ये ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी और फिर कहा, मैं भी उससे लड़ना चाहता हूं, लेकिन समस्या यह है कि मैं उसे हरा नहीं सकता। बैंगनी मिंग ने यांग ये के पेट की ओर इशारा किया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही वे अब आपकी बात मानते हों, लेकिन अगर वे हमारे पीछे वाले साथी की तरफ गिर गए तो क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? उस समय हम वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे होंगे। उसने मनशी पर हमला करने के बारे में सोचा था, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि शेपशिफ्टेड स्पिरिट रैंक डार्क बीस्ट की किंग रैंक डार्क बीस्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक थी। यहां तक अगर उसके भंवर डांटियन के भीतर के डार्क बीस्ट्स ने उसे और उसके छोटे साथी को धोखा नहीं दिया, तो भी उनकी लड़ाकू ताकत निश्चित रूप से एक स्पिरिट रैंक डार्क बीस्ट के सामने असीम रूप से कम हो जाएगी। इसलिए उसने संख्याबल से मानशी को घेरने का विचार त्याग दिया। जब उसने यांग ये को एक बार फिर आपत्ति करते देखा, तो बैंगनी मिंग थोड़ा अधीर हो गया। उसने यांग ये के कान खुजलाना शुरू कर दिया और यांग ये के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जैसे कि वह यांग ये से कह रहा हो कि वह खुद ही कुछ सोचे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसा। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय भाव चमक उठा। चूंकि मानशी जल्द या बाद में उसे पकड़ ही लेगा, इसलिए उसे लगा कि वह मानशी से ही लड़ सकता है। बेशक मानशी से सीधे भिड़ना निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा, और चूंकि वह टेबल से बाहर था, तो वह केवल आश्चर्यजनक हमलों का सहारा ले सकता था। जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग यी ने खुद को रोकना बंद कर दिया। उसके पूरे शरीर में मौजूद गहन ऊर्जा गेल शूज की ओर बढ़ गई, और फिर उसने गेल स्टेप्स को अंजाम दिया, ताकि वह एक ऐसी छवि में बदल जाए जो दूर की ओर विस्फोटक रूप से उड़ती है। जब यांग ये ने अपनी गति सीमा तक बढ़ाई, तो उसके और मानशी के बीच का अंतर तुरंत बढ़ गया। यांग ये के पीछे चल रहे मानशी ने यांग ये की गति में वृद्धि को तुरंत महसूस किया था, और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए थे। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों में खुशी के भाव प्रकट किए, जबकि उसने ठंडी आवाज में कहा, लिटिल बस्टर, आगे बढ़ो और गति बढ़ाओ। अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे ऊर्जा पत्थर तुम्हारी गहन ऊर्जा की इतनी थकावट को पूरा कर पाएंगे। ग्रैंड मायरीड पर्वत झाड़ियों, पेड़ों और पहाड़ों से भरा हुआ था। इस बार यांग ये ने जो स्थान चुना वह फिर से एक जंगल था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जंगल सबसे अच्छा कवर प्रदान करते थे। टकराना। घने जंगल में मानशी के पैर जमीन पर भारी पड़ गए। एक पल में पूरी जमीन कांप उठी और आसपास के पेड़ों से अनगिनत पत्ते सरसराहट के साथ नीचे गिरने लगे। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, मानशी ने क्रूर आवाज में कहा, छोटे कमीने, तुम अब भाग क्यों नहीं रहे हो? अध्याय 225 तलवार गठन की ताकत। यांग ये ने मानशी को देखा और फिर वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरा इंतजार कर रहे हो? मानशी की पलकें फड़क उठी और फिर वह ठंडी हंसी में हंसा और बोला, छोटे कमीने, क्या तुमने सोचा था कि मैं फिर से तुम्हारी चालों में फंस जाऊंगा? यांग ये ने कंधे उचकाए और फिर वह मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि तुम ऐसा करोगे। क्या ऐसा है?
मानशी ठिठुरते हुए हंसा और फिर वह धीरे धीरे यांग ये की ओर चला गया। चलते चलते उसने कहा, देखो, मैं आ रहा हूँ। मैं इस बार वाकई आ रहा हूँ। जब वह बोल रहा था तब मानशी यांग ये से 10 मीटर दूर आ गया था और फिर उसने कहा, देखो, मैं आ गया हूँ। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम एक और कदम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो? मैं क्यों नहीं चलूंगा? एक कदम की तो बात ही छोड़िए, अगर 2 कदम भी चलेंगे तो क्या होगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मानशी ने यांग ये की ओर 2 कदम बढ़ाए। यांग यी ने तुरंत अपने दिल में राहत की सांस ली जब मानशी का पैर जमीन पर पड़ा था और फिर उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। एक पल में झनकार मनशी के चारों ओर तलवारों की अनगिनत आवाजें गूंज उठी और फिर मनशी के चारों ओर से 36 तलवारों की रोशनी उठी और आसमान में चली गई। अगले ही पल और यांगे के नियंत्रण में 36 तलवारें मनशी की ओर विस्फोटक रूप से चली, जो केंद्र में खड़ी थी, और उनकी गति और शक्ति ने मनशी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ने लगीं। क्योंकि यांग ये ने इस बार अपनी तीसरी स्तर की तलवार की मंशा का उपयोग किया था। अपने तीसरे स्तर की तलवार की मंशा से प्रेरित होकर उन 36 तलवारों की गति और शक्ति बेहद भयानक थी। जहां भी वे गुजरी, हवा में धधकते पटाखों की तरह विस्फोट हुआ और यह लगातार आसपास के वातावरण में गूंजता रहा। इसके अलावा जहां से वे तलवारें गुजरी, वहां अंतरिक्ष भी हिल गया। उनकी गति बेहद चौंकाने वाली थी। इस बार मानशी थोड़ा डरा हुआ था। हाँ, जब उसने इन 36 तलवारों की ताकत को महसूस किया, तो मानशी को डर नहीं बल्कि थोड़ा सा आतंक महसूस हुआ। क्योंकि उन तलवारों में मौजूद भयानक तलवार का इरादा उसे डराने के लिए पर्याप्त था। हाँ, वह तलवार के इरादे से भयभीत था। यह वास्तव में तीसरे स्तर की तलवार की मंशा है। तलवार की मंशा का प्रारंभिक चरण। इस इंसान की उम्र कितनी है? वह 20 साल से कम उम्र का है ना? 20 साल की उम्र से पहले तलवार की मंशा का प्रारंभिक चरण। अगर उसे बढ़ने दिया जाए, तो मनशी के पास इस विचार को जारी रखने का समय नहीं था, क्योंकि 36 तलवारें उसके सामने आ गई थीं। गर्जन पहले की तरह, वह अपने असली रूप में लौटने में संकोच नहीं कर रहा था। जैसे ही वह वापस लौटा, 36 तलवारें भयानक शक्ति लेकर सीधे उसके शरीर पर जा लगीं। टकराना 36 तलवारों की नोकें सीधे मानशी की कठोर त्वचा में घुस गईं। हालांकि ठीक इसी समय उसने अचानक अपने पंजों से जमीन पर थपकी दी और फिर उसके भीतर से एक भयानक आभा हिंसक रूप से उभरी और उन 36 तलवारों को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही वे नष्ट हो गईं, अगले ही पल वे एक बार फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ीं। इस बार मानशी इन 36 तलवारों के सामने नहीं गया। उनमें से हर एक के पास भयंकर और तीखी तलवार की मंशा थी और उनके लिए उसकी सुरक्षा को भेदना बेहद आसान था। भले ही वे तुरंत उसकी जान लेने में असमर्थ थे, लेकिन उसे वास्तव में इतना शारीरिक दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए जब 36 तलवारें एक बार फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ीं, तो वह उछल पड़ा और यांग ये की ओर तेजी से झपटा, जो बहुत दूर नहीं था। जाहिर है, वह जानता था कि केवल यांग यी से निपट कर ही वह इस सब को खत्म कर सकता था। हालांकि इस बार उसने यांग ये के मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ते हुए देखा, जबकि यांग ये की आंखों की गहराई में एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। जब मानशी की विशालकाय आकृति यांग ये से 6 मीटर दूर पहुंची, तो यांग ये के पैर थोड़े मुड़ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह हवा में उछला और कलाई घुमाने पर उसके हाथ में वायलेट स्पिरिट प्रकट हुई। यांग ये ने तेजी से अपनी तलवार मानशी की ओर घुमाई। ऊर्जा विभाजित तलवार तकनीक। यांग ये की इस जोरदार चीख के साथ ही वायलेट स्पिरिट की नोक से अचानक 20 से ज्यादा स्वर्णिम तलवार क्यूई की धारें विस्फोटक रूप से बाहर निकलीं। तलवार क्यूई की ये धारें यांग ये द्वारा पहले इस्तेमाल की गई किसी भी तलवार क्यूई से कहीं ज्यादा भयंकर और तेज थी, क्योंकि ये सभी तलवार के इरादे से प्रेरित थीं। इतनी कम दूरी पर और इस तथ्य के साथ कि मानशी ने यांग यी की ओर हमला किया था, मानशी पूरी तरह से बच निकलने में असमर्थ था और केवल तलवार क्यूई की इन 20 से अधिक किस्में के खिलाफ ही जा सकता था। भाई, सुनहरी तलवार क्यूई ने आसानी से मानशी की सुरक्षा को तोड़ दिया और मानशी के विशाल शरीर में 20 से ज्यादा खूनी छेद कर दिए। लेकिन इस बीच मानशी यांग ये के सामने आ गया था और उसका विशाल शेर का पंजा यांग ये की छाती की ओर तब मारा जब यांग ये ने अभी अभी एनर्जी स्प्लिट स्वॉर्ड तकनीक का प्रदर्शन पूरा किया था। यांग ये भी बच नहीं पाया। बेशक वह खुद को मौत के हवाले नहीं करना चाहता था। उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में कस लिया और उस पर सुनहरी रोशनी टिमटिमाने लगी जब उसने उसे सीधे मानशी के शेर के पंजे की ओर मारा, जो उसकी मुट्ठी से कई दर्जन गुना बड़ा था। टकराना। युद्ध के मैदान में एक दबी हुई आवाज गूंजी। जैसे ही वह मानशी के विशाल पंजे के संपर्क में आया, यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर संपर्क बिंदु से बहुत बड़ी आवाज आई। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और फिर उसका शरीर उड़ गया और वह लगभग 80 मीटर तक उड़ता रहा, फिर कुछ पेड़ों से टकराने के बाद वह रुक गया। दूसरी ओर जब मानशी एक और हमला करने वाला था, तो 36 तलवारें अचानक एक सीधी रेखा में आ गईं और चमक उठी तथा बिजली की तरह मानशी की ओर गिरीं।
गर्जन। मनशी ने अपना सिर उठाया और उग्रता से दहाड़ते हुए एक बार फिर अपना विशाल पंजा उठाया और फिर उसने उसे 36 तलवारों की पंक्ति की ओर जोर से मारा। अनुभव करना। तलवारें उड़ती हुई नहीं फटी, बल्कि उन्होंने आसानी से मानशी के पंजे में खूनी छेद कर दिया। उसके बाद वे बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए और पंजे के पीछे बैठे मानशी की ओर गोली चलाई। यह देखकर मानशी की बड़ी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये तलवारें, जो तीसरे स्तर की तलवार की मंशा से बड़ी थी, वास्तव में इतनी भयानक होंगी। इस समय उसके लिए बच निकलना बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वह वहां बैठकर मौत के आने का इंतजार नहीं कर रहा था। उसका शरीर कांप उठा और उसने अपनी गर्दन पर वार कर रही तलवारों को अपनी बाईं छाती में घुसा दिया। अनुभव करना। तलवार ने बिना किसी बाधा के मानशी के बाएं सीने को छेद दिया और वहां एक बहुत बड़ा, चौंकाने वाला खूनी छेद दिखाई दिया। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। 36 तलवारों ने मानशी के बाएं सीने को छेदने के बाद उनका गठन बदल दिया। वे मानशी के ऊपर आसमान में उछले, एक घेरा बनाया और फिर सीधे नीचे की ओर मानशी पर वार किया। मानशी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसने अनुभव किया था कि ये तलवारें कितनी भयानक थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपने पंजे जमीन पर पटक दिए और उसने जवाबी ताकत पर भरोसा करके यांग यी की ओर एक बार फिर झपट्टा मारा, जो तलवारों के समूह को नियंत्रित कर रहा था और दूरी पर एक बड़े पेड़ के सहारे आराम कर रहा था। डाक बीस्ट अपनी शारीरिक सुरक्षा और ताकत के कारण दुर्जय थे। इस समय यांग यी के खिलाफ उनकी सुरक्षा पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि तलवारें शुरुआती चरण में तलवार के इरादे से बढ़ाए जाने पर आसानी से उनकी सुरक्षा को भेद सकती थीं। इसलिए मानव दीपोफर्स के खिलाफ उनका एक फायदा चला गया। अब उनके पास केवल एक आखिरी फायदा था, और वह था उनकी शारीरिक शक्ति और हमला। हालांकि इस मानव का भौतिक शरीर भी बेहद मजबूत था, लेकिन यह उसकी तुलना में बहुत कमतर था। यांग ये की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने मानशी को झपटते देखा। ठीक इसी समय यांग ये के कंधे पर बैंगनी मिंग से अचानक एक अदृश्य दबाव निकला और उसने मानशी को घेर लिया। जब वह बैंगनी मिंग के दबाव के संपर्क में आया तो मानशी की गति तुरंत धीमी हो गई और उसने बैंगनी मिंग को देखते हुए बिना किसी संदेह के आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि उसने देखा कि इस छोटे से साथी का रक्त दबाव वास्तव में उसके खिलाफ प्रभावी था और इसने उसकी आत्मा की गहराई में भी सिहरन पैदा कर दी। इस छोटे से बच्चे की पृष्ठभूमि वास्तव में क्या है? यह विचार मनशी के दिमाग में कौंध गया और फिर उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए अपनी आत्मा रैंक डाकबीस्ट के रूप में अपने पास मौजूद प्रभावशाली आभा को उत्सर्जित किया और इसका उपयोग वायलेट मिंग के रक्तरेखा दबाव का विरोध करने के लिए किया। उसी समय उसने ठंडी आवाज में घुरघुराहट की और बड़े पेड़ के सहारे आराम कर रहे यांग ये की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। वह छोटे साथी को नहीं मार सकता था और वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वायलेट मिंग वहां खड़ा हो और उसे मारने दे। यह सिर्फ हु जोंग्युआन के निर्देशों के कारण नहीं था, यह इसलिए भी था क्योंकि उसे लगा कि छोटे साथी की उत्पत्ति निश्चित रूप से असाधारण थी। इसलिए वह उन ताकतों को नाराज नहीं करना चाहता था जो छोटे साथी के पीछे खड़ी थीं। उस छोटे से जीव को मारा नहीं जा सकता था और उसने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन जो इंसान उसके सामने खड़ा था, उसे वह किसी भी कीमत पर मार डालेगा। मानशी का विशाल पंजा हवा में सीटी बजाता हुआ यांग ये की ओर तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। हालांकि पंजा अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न हवा के तेज झोंके ने यांग ये के पीछे के बड़े पेड़ को एक अजीब आकार में मोड़ दिया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने विशाल पंजे को देखा। वह अपने शरीर में गहन ऊर्जा को प्रसारित करने ही वाला था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर में गहन ऊर्जा का एक भी निशान नहीं बचा था। अब उसे याद आया कि उसने तलवार नियंत्रण तकनीक से न केवल 36 तलवारों को नियंत्रित किया था, बल्कि उसने ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक का भी प्रयोग किया था। इसलिए उसने अपने शरीर के भीतर गहन ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। यांग यी ने अपने दिल में आदेश देने से पहले एक गहरी सांस ली और फिर घातक रक्त का मोती, जो हमेशा उसके भंवर दांटियन के भीतर सुनहरे गहन ऊर्जा के कुंड में छिपा हुआ था, धीरे धीरे ऊपर उठा। जब वह इसका उपयोग करने वाला था तो अचानक एक बुरी आवाज में गरजती हुई हंसी गूंज उठी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। स्वर्ण तत्व की गहन ऊर्जा और 20 वर्ष की आयु से पहले तलवार की मंशा का प्रारंभिक चरण। 1000 साल बाद आखिरकार तलवार संप्रदाय में कोई सभ्य व्यक्ति प्रकट हुआ है। प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में साधना के साथ, न केवल आप एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने इतने लंबे समय तक टिके रहे, बल्कि आपने उसे घायल भी कर दिया। आप में उन सभी वर्षों पहले की मेरी शैली की झलक है। हा। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजने बंद हुए, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी, जिसने ताओवादी पोशाक पहन रखी थी और कमर से एक लौकी लटका रखी थी, रहस्यमय तरीके से यांग यी के सामने प्रकट हुआ। अध्याय 226 दबंग बूढ़ा दाओवादी। जब सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी यांग यी के सामने आया तो मानशी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, जबकि उसकी आंखों में सदमा तेजी से भर गया, क्योंकि उसने भी नहीं देखा था कि बूढ़ा आदमी यहां कैसे पहुंच गया।
सिर्फ इसी बात ने उसे यह समझने दिया कि बूढ़े आदमी की ताकत उसकी खुद की ताकत से बिल्कुल ज्यादा थी। हालांकि उसके लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था और उसके पास इस हमले को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार मानशी की आंखों में एक निर्दयी भाव उभरा और फिर उसने अपने विशाल पंजे से अपनी ताकत बढ़ा दी। ठीक इसी समय एक तलवार की रोशनी अचानक युद्ध के मैदान में फैल गई। यह इतनी तेज थी कि यहां तक मानशी, जो एक स्पिरिट रैंक विशेषज्ञ था, उसे भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसका विशाल पंजा अचानक खून के एक खंभे के साथ हवा में उड़ गया। इसके अलावा क्योंकि तलवार की रोशनी वास्तव में बहुत तेज थी, मानशी को इससे होने वाले तेज दर्द को महसूस करने में पूरे 3 सांस का समय बीत गया था। जंगल में एक दयनीय और तीखी चीख गूंजी जब मानशी का विशालकाय शरीर जमीन पर गिरा। जब उसने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें भय से भर गईं। यांग ये, जो सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के पीछे खड़ा था, वह भी बहुत हैरान था। मानशी एक स्पिरिट रैंक विशेषज्ञ था, फिर भी ऐसा विशेषज्ञ वास्तव में इस बूढ़े आदमी के एक भी वार का विरोध करने में असमर्थ था। क्या यह बूढ़ा आदमी एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ हो सकता है, या शायद वह किंवदंती का एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है? बूढ़े आदमी ने मानशी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ा और उसने यांग ये को देखा इससे पहले कि उसकी आंखों में खुशी दिखाई दे। उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों तक गिरावट में रहने के बाद तलवार संप्रदाय में आखिरकार एक अच्छा अंकुर दिखाई दिया है। तलवार इरादे का प्रारंभिक चरण। हाँ, स्वर्ग तलवार संप्रदाय को नहीं भूला है। इसने तलवार संप्रदाय को एक और प्रतिभा रखने की अनुमति दी। जब उसने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज सुनी तो यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर उसने हल्के स्वर में पूछा, वरिष्ठ, क्या आप तलवार संप्रदाय के दाववादी जुई हैं? बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दाववादी जुई हूं? यांग ये ने यह सुनते ही तुरंत गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा यह बूढ़ा आदमी वास्तव में तलवार संप्रदाय के पौराणिक सुरक्षा देवता दाववादी जुई था। कोई भी इस नाम को कैसे नहीं जान सकता? यह एक विशेषज्ञ का नाम था जो कम से कम सम्राट क्षेत्र में था। मानशी यांग यी से भी ज्यादा हैरान था। जब उसने दाओइस्ट जुई को उसकी पहचान स्वीकार करते सुना तो मानशी की बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और भी गहरा हो गया। उसी समय उसने भागने के अपने विचार त्याग दिए, क्योंकि उसके जैसे एकमात्र स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट के पास दक्षिणी क्षेत्र के इस असाधारण विशेषज्ञ के सामने भागने की क्षमता भी नहीं थी। यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, वरिष्ठ, अभी अभी मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन वरिष्ठ शायद अभी भी इस बात से अनजान है कि मैं अब तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूं। क्या तुम अब तलवार संप्रदाय के अनुयायी नहीं हो? दाओवादी जुई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बच्चे, मजाक करना बंद करो। मैंने सुना है कि तुमने तलवार संप्रदाय के उन निराश करने वाले लोगों से तलवार की मंशा को समझा था, और यही कारण था कि मैं इतनी दूर से यहां तक दौड़ा दौड़ा आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे डर था कि तलवार संप्रदाय के प्रति बुरी नीयत रखने वाले लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। अब जब मैं दौड़ा दौड़ा आया हूं तो तुम कह रहे हो कि तुम अब तलवार संप्रदाय के अनुयायी नहीं हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? यह सुनते ही यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर उसने कहा, वरिष्ठ, मैं वास्तव में अब तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूं। जब उसने यहां तक की तो यांग ये ने ताओवादी जुई को उसके और तलवार संप्रदाय के सदस्यों के बीच की घटना के बारे में बताया। यांग ये की बात सुनकर दाओवादी जुई का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बच्चे, तुमने तलवार की मंशा को समझ लिया है, इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से वापस नहीं जाओगे। मेरी हैसियत के हिसाब से मैं स्वाभाविक रूप से किसी को तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यांग ये ने यह सुनकर राहत की सांस ली। उसे डर था कि यह बूढ़ा आदमी सू किंगशी की तरह व्यवहार करेगा और उसे तलवार संप्रदाय में शामिल होने पर जोर देगा, क्योंकि इससे वह मुश्किल स्थिति में पड़ जाएगा। वह वास्तव में तलवार संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता था, और भले ही सू किंगशी को उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगा, फिर भी वह नहीं करेगा। सौभाग्य से यह बूढ़ा आदमी समझदार और समझदार था। दाओवादी जुई ने यांग ये की ओर देखा और फिर कहा, भले ही अब आप तलवार संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं, लेकिन आप इस बार आरोही रैंकिंग में तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए चिंता न करें। मैं इस बार ग्रैंड मायरी पर्वतों में आपके साथ हुए अनुचित व्यवहार के लिए न्याय पाने में आपकी मदद करूंगा, और मैं इस स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट से शुरुआत करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़ा आदमी पलट गया और ऐसा लग रहा था कि उसने कोई हरकत नहीं की है। फिर भी एक बार फिर तलवार की रोशनी चमक उठी। उसके बाद मानशी को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला जब उसका सिर हवा में उड़ गया। उसी समय दाओवादी जुई की आकृति रहस्यमय तरीके से मौके पर ही गायब हो गई। बच्चे, ग्रैंड मायरी पर्वतों में अपने दिल की इच्छा के अनुसार वध करो।
यह सबसे अच्छा होगा यदि आप मूल विद्यालय के युआनटोंग और भूत संप्रदाय के लिए जियानजुन को खत्म कर सकें। चिंता मत करो, अब से एक भी स्पिरिट रैंक विशेषज्ञ हस्तक्षेप नहीं करेगा। उस पर्वत पर, जो असेंशन पर्वत श्रृंखला से 500 किलोमीटर से अधिक दूर था, दाओवादी जुई की आकृति अचानक प्रकट हुई, और इसने पर्वत शिखर पर सभी के भावों को एक साथ बदल दिया। किंग यूनजी सबसे पहले अपने सदमे से उभरे, और उन्होंने ताओवादी जुई को देखते हुए आश्चर्य से पूछा, वरिष्ठ जुई। इस बीच सु किंगशी और यू हिंग अपने होश में लौट आए थे, और उन्होंने ताओवादी जुई को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, मार्शल अंकल जुई। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, तो आसपास के सभी लोग चौंक गए। यह सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र का असाधारण विशेषज्ञ दाओवादी जुई है। कुगू की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी भद्दी हो गई। तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के बीच दुश्मनी कुछ ऐसी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। अगर यह बूढ़ा आदमी उसके खिलाफ कोई कदम उठाता, तो वह मौत के आने का इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकता था? भाग जाना? क्या मजाक है? उसके जैसा एक साल रियल्म विशेषज्ञ दाओइस्ट जुई से कैसे भाग सकता था जिसने 1000 साल पहले मोनाक रियल्म हासिल किया था? भले ही वे केवल साधना के क्षेत्र से अलग थे, लेकिन यह क्षेत्र वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई जैसा था। केंद्र में दूरी किसी भी युद्ध तकनीक से पूरी नहीं की जा सकती थी। कुगू के अलावा हु जोंग्युआन की अभिव्यक्ति भी बेहद भद्दी थी। वह स्वाभाविक रूप से दक्षिणी क्षेत्र के इस असाधारण विशेषज्ञ के बारे में जानता था। हर किसी की तरह उसने कभी नहीं सोचा था कि यह तुच्छ प्रतियोगिता, आरोही रैंकिंग, वास्तव में इस महान विशेषज्ञ को सामने लाएगी। अगर वह पहले की घटना के कारण मेरे साथ परेशानी की तलाश करता है। जब उसने इस बारे में सोचा, तो हु जोंग्युआन का दिल कांप उठा। दाओवादी जुई ने किंग यूनजी के अभिवादन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सु किंगशी को हल्के से सिर हिलाया, और फिर उसने यू हिंग को देखा और कहा, आप वर्तमान तलवार कमांडिंग एल्डर हैं। यू हिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या तुम जानते भी हो कि तलवार चलाने वाले बुजुर्ग कैसे बनते हैं? दाओवादी जुई अचानक गुस्से से बोला, दूसरों ने पहले ही प्रतियोगिता के नियमों को बेशर्मी से और खुलेआम तोड़ा है, लेकिन तलवार संप्रदाय के तलवार चलाने वाले बुजुर्ग के रूप में तुमने इस पर आंखें मूंद ली हैं। तलवार संप्रदाय कब इस हद तक गिर गया है कि दूसरों को खुलेआम और बेशर्मी से उसे धमकाने और अपमानित करने की अनुमति दे? यू हिंग के माथे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। स्वाभाविक रूप से उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, और वह केवल चुप रह सका। दाओवादी जुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, तलवार संप्रदाय वास्तव में इन वर्षों में गिरावट में आ गया है। लेकिन गिरावट में आना तब तक ठीक है जब तक तलवार संप्रदाय के सदस्यों में रीढ़ और आत्मा है, तब तलवार संप्रदाय अभी भी आशा रख सकता है। दूसरी ओर, अगर तलवार संप्रदाय इसे भी खो देता है और सब कुछ सावधानी से करता है, तो तलवार संप्रदाय वास्तव में खत्म हो जाएगा। वरिष्ठ, मेरी डाकबीस्ट जाति ने तलवार संप्रदाय को धमकाया और अपमानित नहीं किया। हु जोंग्युआन बगल से कुछ कहने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय दाओवादी जुई ने अचानक हु जोंग्युआन की ओर देखा और चिल्लाया, जब मैं बोल रहा था तो तुमने बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दाओवादी जुई की आकृति रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। थप्पड़। एक स्पष्ट और जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। सभी की अचंभित निगाहों के सामने हु जोंग्युआन सीधे उड़ गया, जबकि दाओवादी जुई वापस वहीं आ गया जहां वह पहले खड़ा था। आसपास के सभी लोगों की शक्तियों के साथ उन्होंने पहले से ही दृश्य देखा था, और उन्होंने देखा कि हु जोंग्युआन के चेहरे पर एक बेहद लाल हथेली का निशान दिखाई दिया था। बेशक वे दाओवादी जुई की ताकत से और भी हैरान थे, क्योंकि एक साल रैंक विशेषज्ञ के पास वास्तव में उसका विरोध करने की क्षमता नहीं थी। दक्षिणी क्षेत्र के कुछ लोगों के अलावा क्या कोई ऐसी ताकत का मुकाबला कर सकता था? अब उन सभी को कुछ समझ में आ गया था, और वह यह था कि तलवार संप्रदाय अभी भी अस्तित्व में रहने और 6 महान शक्तियों में से एक के रूप में बने रहने में सक्षम था, भले ही वह इतनी हद तक गिर गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार संप्रदाय में दाओवादी जुई था। किंग यूनजी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। दाओवादी जुई द्वारा अभी अभी किए गए हमले से किंग यूनजी ने दाओवादी जुई और अपने बीच की दूरी तय कर ली थी। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। यह कहा जाना चाहिए कि मूल विद्यालय के गुरु के अलावा कोई भी इस बूढ़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। और भी अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो संभवतः पूरे दक्षिणी क्षेत्र में केवल कुछ ही लोग थे जो इस बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ जा सकते थे जो उनके सामने खड़ा था। इस समय आसपास के सभी लोगों के मन में भी यही विचार थे। अध्याय 227 परिचितों से मुलाकात। हु जोंग्युआन को थप्पड़ मारने के बाद दाओवादी जुई ने यू हिंग को देखा और कहा, मैं उस बच्चे से मिल चुका हूं, और उसे शिष्य के रूप में बनाए रखने में विफल होना तलवार संप्रदाय का नुकसान है। आप और तलवार संप्रदाय के सभी निराशाजनक साथी दोषी हैं। हालांकि मैं अब तलवार संप्रदाय का सदस्य नहीं हूं, इसलिए मैं इस मामले में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।
जब आप वापस लौटें तो सू मुझे से कहें कि अगर वह नहीं चाहता कि तलवार संप्रदाय उसके हाथों नष्ट हो जाए, तो बंद दरवाजे की साधना में जाने से पहले तलवार संप्रदाय का प्रबंधन करने के लिए एक सभ्य व्यक्ति को चुनें। जब उन्होंने यहाँ तक कहा तो ताओवादी जुई ने अचानक सू किंगशी को देखा और कहा, यह छोटी लड़की बुरी नहीं है, यह वही है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यूहिंग पर कोई और ध्यान नहीं दिया। दाओवादी जुई ने आसपास के अन्य लोगों को अपनी नज़र से देखा और फिर कहा, नियम नियम हैं और मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहता। हालांकि आप सभी नियम तोड़ने का सपना भी देख सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तलवार की रोशनी की एक किरण अचानक चमक उठी, और फिर हु जोंग्युआन के दाहिने हाथ में ताज़ा खून की एक किरण थी, जिसे तुरंत दूर हवा में फेंक दिया गया। मैंने तुम्हारी नीच जान इसलिए बख्शी क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर कोई यह जान ले कि भले ही तलवार संप्रदाय का पतन हो गया है, लेकिन कोई भी इसे धमका नहीं सकता और अपमानित नहीं कर सकता। जब उसने हु जोंग्युआन को देखा, जिसका चेहरा भयावह रूप से पीला था, तो दाओवादी जुई ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसकी आकृति चमकी और उसी स्थान पर गायब हो गई। जब उसने दाओवादी जुई को गायब होते देखा, तो यूहिंग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिछले 100 सालों में अपने मार्शल अंकल जुई से उसकी पहली मुलाकात वास्तव में ऐसी होगी। जब उसने सोचा कि उसके मार्शल अंकल जुई ने अभी क्या कहा था, तो यूहिंग ने हल्की सी आह भरी और अपने दिल में कहा, क्या मैं वाकई बहुत नर्म था। लेकिन तलवार संप्रदाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इसे वास्तव में किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यूहिंग ने अपना सिर हिलाया और इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। क्योंकि अब से लेकर जब तक संप्रदाय गुरु अपने बंद दरवाजे की साधना से बाहर नहीं निकल जाता, तलवार संप्रदाय का प्रबंधन सू किंगशी द्वारा किया जाना शुरू हो जाएगा। भले ही दाओवादी जुई तलवार संप्रदाय का सदस्य नहीं था, लेकिन उसका वचन तलवार संप्रदाय में कानून की तरह था और कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करेगा। यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु भी नहीं करेगा। चूंकि उसने कहा था कि सू किंगशी तलवार कमांडिंग एल्डर होगा, तो संप्रदाय के उन पुराने वरिष्ठों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इस समय सू किंगशी चुपचाप असेंशन पर्वत श्रृंखला की दिशा को देख रही थी। जंगल में दाओवादी जुई के चले जाने के बाद यांग ये तुरंत उत्साहित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट की लाश पड़ी थी। एक स्पिरिट रैंक विशेषज्ञ की लाश। उसका हर एक हिस्सा एक खजाना था। बेशक यांग ये को सिर्फ 2 चीजें पसंद आई थीं। पहली थी उसका इनकोर। हालांकि यांग ये को उसे देखने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उस छोटे से साथी ने सीधे इनकोर को अपनी बाहों में ले लिया। जैसे ही उसने उस छोटे साथी को देखा जिसने इनकोर के स्वामित्व की घोषणा की, यांगे ने अपनी आंखें घुमाई क्योंकि छोटा साथी उससे भी ज्यादा चिंतित था। डाकबीस्ट्स के इनकोर छोटे साथी की ताकत में सुधार कर सकते थे, इसलिए स्पिरिट रैंक इनकोर स्वाभाविक रूप से छोटे साथी के लिए था। इनकोर के अलावा यांगी को एक और चीज पसंद आई थी, और वह थी स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट की त्वचा। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल चमड़े का कवच बनाने के लिए किया जाता, तो यह कम से कम अर्थ रैंक पर तो होता। ठीक उसी समय जब यांगे मानशी की लाश को छोड़ने ही वाला था, यांगे की दृष्टि में अचानक लोगों का एक समूह दिखाई दिया। उनकी वेशभूषा के आधार पर उन्हें कुलों के शिष्य और स्वतंत्र साधक होना चाहिए। वे लगभग 15 लोग थे और इस समय वे यांगे की ओर बढ़ रहे थे। इससे यांगे का माथा ठनका, लेकिन कुछ ही समय में उसने सीधे उन पर ध्यान नहीं दिया, और फिर उसने वायलेट स्पिरिट को वापस ले लिया और लाश की खाल उतारना शुरू कर दिया। उसके कंधे पर बैठा बैंगनी मिंक पलकें झपकाता रहा, और फिर उसने उन लोगों की परवाह न करते हुए अपने छोटे छोटे पंजों में आंतरिक कोर के साथ खेलना जारी रखा। कुछ ही समय में वे यांगी से 30 मीटर दूर पहुंच गए और 15 मीटर आगे बढ़ने के बाद वे रुक गए। उनकी निगाहें जमीन पर पड़ी मानशी की लाश पर पड़ी और लाश को देखते ही उनकी आंखों में लालच की एक झलक उभरी। दूसरी ओर जब उन्होंने उस छोटे से साथी के आंतरिक कोर को देखा, जिसके साथ वह खेल रहा था, तो उनकी आंखों में लालच की जगह जलती हुई इच्छा ने ले ली थी। भाई यांग। ठीक इसी समय समूह के भीतर से अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी, और इसने यांग ये को तुरंत लाश की खाल उतारना बंद करने और समूह की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। यांग यी को तब आश्चर्य हुआ जब उसने समूह के पीछे खड़े 3 लोगों को देखा, क्योंकि वह उन्हें जानता था। वे कोई और नहीं बल्कि हुआंग किंग, किंग हाई और बुद्धिमान हाइजू थे, जिनसे वह कुछ समय पहले एक बार मिला था। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। हुआंग किंग, जो उनके 3 लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहा था, बोला, मुझे अभी लगा कि आप थोड़े परिचित हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में भाई यांग होगा। क्या संयोग है। यह सुनकर यांग ये की आंखों में आश्चर्य और भी गहरा हो गया, और फिर उसने पूछा, आप सभी क्लाउडफॉल गॉज में एकत्र नहीं हुए? क्योंकि यांग ये ने देखा कि ये लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। हुआंग किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम सभी ने नहीं किया। ठीक है, मुझे आपसे किसी का परिचय कराना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, हुआंग किंग ने एक सुंदर युवक की ओर देखा और कहा, भाई यांग, यह भाई नांगोंग यान है। वह नांगोंग कबीले का युवा गुरु है जो शाही राजधानी के 4 महान कुलों में से एक है।
भाई नांगोंग बिल्कुल भाई यांग की तरह है, वह भी एक असाधारण राक्षसी प्रतिभा है, और वह इतनी कम उम्र में पहले स्वर्ग क्षेत्र के 9वें स्तर को प्राप्त कर चुका है। उस दिन आपसे अलग होने के बाद हमने उसका सामना किया और उसके साथ मिलकर असेंशन माउंटेन रेंज पर किंग रैंक डाकबीस्ट का शिकार करने के लिए एक समूह बनाया। इसलिए हम क्लाउड फॉल गॉज की ओर नहीं गए। यांग ये ने हुआंग किंग की बात सुनकर सिर हिलाया, और फिर उसने नांगोंग यान नामक सुंदर युवक की ओर देखा और अभिवादन के रूप में हल्के से सिर हिलाया। नांगोंग यान नामक युवक ने यांग ये के कंधे पर खड़े बैंगनी मिंग के पंजों के बीच पकड़े गए इनकोर पर नजर डाली, और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, भाई यांग तलवार संप्रदाय का शिष्य है। जाहिर है उसने बैंगनी आत्मा को देखा था जिसे यांग ये ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। ठीक है, मुझे आप सभी को कुछ सलाह देने की अनुमति दें। असेंशन माउंटेन रेंज पर डाकबीस्ट एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा है कि आप सभी डाकबीस्ट का शिकार करना बंद कर दें और शाही राजधानी में वापस लौट जाएं। सभी डाकबीस्ट एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हुआंग किंग ने बीच में टोकते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि हम इतने लंबे समय की खोज के बाद भी एक भी किंग रैंक डाकबीस्ट नहीं ढूंढ पाए। यांग ये के मन में उन तीनों के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, शाही राजधानी की ओर वापस लौट जाओ। मुझे लगता है कि तुम सभी ने पर्याप्त आंतरिक कोर प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए यहाँ अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। हुआंग किंग अभी बोलने ही वाला था कि नांगोंग यांग के बगल में एक गंजा युवक अचानक यांग ये के सामने आ गया, और फिर उसने छोटे से साथी के पंजों में इन कोर को देखा और जमीन पर पड़ी मानशी की लाश को देखा, इससे पहले कि वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता, भाई यांग, आपके पालतू जानवर के हाथों में इन कोर बहुत बड़ा है और इसके भीतर की आत्मा ऊर्जा बहुत मोटी है। यह शायद एक स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट का इनकोर है ना? यांग ये के जवाब देने से पहले नांगोंग यान अचानक मुस्कुराया और बोला, भाई यांग, अगले महीने मेरे पिता का जन्मदिन है और मैं लगातार उनके लिए उपयुक्त उपहार खोजने में असमर्थ रहा हूँ। अब जब मैंने इस इनकोर को देखा है तो मुझे लगता है कि यह स्वर्ग की इच्छा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या भाई यांग इस तरह के खजाने को छोड़ने के लिए तैयार हैं? बेशक, मैं बदले में भाई यांग को एक निम्न श्रेणी की गहन रैंक वाली लड़ाकू तकनीक दूंगा। यांग ये ने यह सुनकर ठहाका लगाया। स्पिरिट रैंक इनकोर के लिए एक निम्न श्रेणी की गहन रैंक युद्ध तकनीक। इस आदमी की चमड़ी इतनी मोटी क्यों है कि वह ऐसे शब्द बोल सके? आखिरकार, भले ही निम्न श्रेणी की गहन रैंक वाली युद्ध तकनीकें कीमती मानी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें दक्षिणी क्षेत्र में कुछ 100,000 सोने के सिक्कों के साथ खरीदा जा सकता है। दूसरी ओर, कुछ मिलियन सोने के सिक्के खर्च करने पर भी स्पिरिट रैंक इनकोर खरीदना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में कुछ लाख स्वर्ण मुद्राओं की कीमत वाली वस्तु के बदले में कुछ 100 स्वर्ण मुद्राओं की कीमत वाली वस्तु देना चाहता था। क्या वह मुझे बेवकूफ समझता है? किंग हाय और अन्य लोगों के प्रति सम्मान के कारण यांग ये ने आक्रामक ढंग से बात नहीं की, और उसने केवल अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है लेकिन मुझे इनकोर की आवश्यकता है। जब उसने यांग ये की बात सुनी तो भड़कने वाला बैंगनी मिंक अचानक अपना छोटा पंजा बाहर निकालकर यांग ये के कान को रगड़ने लगा। जाहिर है, वह यांग ये के इनकार से बहुत संतुष्ट था। आखिरकार, इनकोर उसका था। जब उसने यांग ये का इनकार सुना तो नांगोंग यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनकी गहराई में एक ठंडी चमक चमक उठी। गंजे युवक ने नांगोंग यान की भावनाओं को देखा और वह तुरंत नांगोंग यान के इरादों को समझ गया। इसलिए वह ठंडे स्वर में हंसा और बोला, भाई यांग, यह उचित नहीं है ना? आपकी ताकत के साथ आपके लिए एक स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट को मारना निश्चित रूप से असंभव है। तो इस स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट को निश्चित रूप से किसी अन्य विशेषज्ञ ने मार दिया था और यहाँ छोड़ दिया था। जैसा कि कहा जाता है, जो भी खोज करता है उसे इसका हिस्सा मिलना चाहिए। भाई यांग के लिए यह अच्छा नहीं है कि वह सब अपने लिए ले ले। हम सभी भाई इस बात से सहमत नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को हिस्सा मिलना चाहिए। एक स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट की पूरी लाश एक खजाना है। वह यह सब अपने लिए किस आधार पर ले रहा है? किस आधार पर? हुआंग किंग, तुम्हारा यह भाई वाकई बहुत बुरा है। तुम ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को कैसे जानती हो? अगर यह विचार ना होता कि वह हुआंग किंग को जानता है तो हम बहुत पहले ही हमला कर देते और सीधे स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट की लाश को जब्त कर लेते। वह हमारा विरोध कैसे कर सकता था? हुआंग किंग, किंग हाई और हाई जू ने जब यह सब सुना तो वे तुरंत मुश्किल स्थिति में आ गए। वे स्वाभाविक रूप से इनकोर और स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट की लाश से आकर्षित थे, लेकिन क्योंकि यांग ये ने उस दिन उनकी जान बचाई थी, इसलिए वे केवल इसके लिए आकर्षित हुए। हालांकि यह बहुत स्पष्ट था कि उनके साथ मौजूद ये साथी केवल इसके लिए आकर्षित नहीं थे। अध्याय 228 मार डालो। नांगोंग यान, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, मुस्कुराया और कहा, भाई यांग, मैंने अभी जो शर्तें बताई हैं वे अभी भी उपलब्ध हैं। जब तक आप इन खजानों को छोड़ने के लिए तैयार हैं तब तक सभी भविष्य में भी भाई हो सकते हैं। हम भाग्य और कठिनाइयों दोनों को साझा कर सकते हैं और हम ग्रैंड मायरी पर्वत में अमीर बनेंगे, ठीक है?
यांग ये हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने हुआन क्विंग, क्विंग हाई और हाई जू की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम तीनों को एक मौका दूंगा। चले जाओ। नांगोंग यान ने भौहें सिकोड़ी। इस आदमी का क्या मतलब है? क्या यह हो सकता है कि वह हम सभी से अकेले ही लड़ना चाहता है? हुआन किंग और अन्य लोग यांग ये की आवाज सुनकर दंग रह गए। लेकिन कुछ ही समय में हाइजू नामक महिला सबसे पहले अपने सदमे से उभरी और उसने तुरंत यांग ये पर एक गहरी नजर डाली, फिर उसने झिझकना बंद कर दिया, पीछे मुड़ी और चली गई। जब उन्होंने हाइजू को जाते देखा तो हुआन क्विंग और किंग हाई ने एक दूसरे को देखा और फिर हुआन क्विंग ने हाई जू के पीछे जाने से पहले यांग ये की ओर देखा। हाइजू के साथ बिताए इस समय के दौरान उसने वास्तव में उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, क्योंकि हर बार जब वे खतरे में होते थे तो हाइजू की बुद्धिमत्ता ही उन्हें बचाती थी। इसलिए जब उसने हाइजू को बिना किसी हिचकिचाहट के जाते देखा तो वह जानता था कि इस मामले के परिणाम गंभीर होंगे और उसने उसका पीछा करने में संकोच नहीं किया। दूसरी ओर किंग हाई नामक युवक ने वहां से जाने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसे उस स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट की लाश चाहिए थी। ऐसे डाकबीस्ट की लाश बहुत बड़ी थी, इसलिए अगर उसे उन सभी 10 से ज्यादा लोगों में बांट दिया जाए तो भी वह उसका एक हिस्सा पा सकता था। अगर वह उस हिस्से को बेच देता तो उसे निश्चित रूप से बहुत अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था। इसलिए वह वहीं रुक गया। भाई यांग, हम सब भाई हैं। किंग हाई मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का इरादा रखता था। हालांकि यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और किंग हाई को बीच में टोकते हुए कहा, मुझे पता है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपना दाहिना हाथ लहराया और डाकबीस्ट सेना यहां प्रकट हुई। उसी समय यांग ये की आकृति चमक उठी और सीधे नांगोंग यान के सामने आ गई, इससे पहले कि वह अपनी तलवार खींचे और वार करे। यांग ये खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल भी नर्म दिल वाला नहीं था। जब तक उस पर हमला ना हो जाए वह हमला नहीं करता, लेकिन एक बार उस पर हमला हो जाए तो वह मारने के लिए हमला कर देता। इन लोगों का स्पष्ट रूप से इरादा उसके आंतरिक कोर और लाश को जब्त करना था। चूंकि यह ऐसा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनके साथ न्याय और नैतिकता के बारे में बात नहीं करेगा। डाकबीस्ट सेना के पास मनुष्यों के बारे में बहुत बुरी धारणा थी, इसलिए यांगी को मानव डीप फोरस के समूह की ओर झपटने से पहले उन्हें कोई निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो नांगोंग यान और उसके पीछे खड़े अन्य लोग तुरंत भयभीत हो गए। जाहिर है यह उनकी कल्पना से परे था। उनके अलावा कोई भी इंसान शायद इस तरह के दृश्य से बेहद हैरान हो जाएगा, क्योंकि एक इंसान वास्तव में डाकबीस्ट्स के एक समूह को बुलाने में सक्षम था। क्या यह सामान्य था? नांगोंग यान को चौंकने का समय नहीं मिला, क्योंकि यांग ये का वार बिजली की तरह तेज था और उसके ऊपर आ गया था, और जैसे ही उसने तलवार में मौजूद भयानक ताकत को महसूस किया, नांगोंग यान की आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसने यांग ये नाम के इस आदमी को बहुत कम आंका था। उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। नांगोंग यान ने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर यांग ये के वार से बचने के लिए लगभग 10 मीटर पीछे की ओर तेजी से उछला। इससे यांग ये थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी अपनी तलवार के पूरे जोर के वार को चकमा दे पाएगा। भले ही उसने तलवार के इरादे से इसे बढ़ाया नहीं था, लेकिन एक ऐसा वार जिसमें उसकी पूरी ताकत हो, वह ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई भी बच सकता था। भाई यांग, हमारे पिछले रिश्ते को ध्यान में रखते हुए कृपया। ठीक इसी समय किंग हाई की चीख अचानक दूर से सुनाई दी। हालांकि ग्रे के क्रूर हमलों के कारण वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। यांग ये ने किंग हाई पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने किंग हाई को एक मौका दिया था, फिर भी किंग हाई ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने सामने मौजूद प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। यांग ये को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक बार जब उसने डाकबीस्ट सेना को रिहा कर दिया तो वह किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दे सकता था। उसके शरीर में गहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी और तुरंत गेर शूज में भर गई, और फिर यांग ये ने अपने दाहिने पैर से तेजी से जमीन पर रौंद दिया और काउंटरफोर्स पर भरोसा करके नांगोंग यान की ओर तोप के गोले की तरह आगे की ओर गोली चलाई। लोगों के इस समूह में नांगोंग यान सबसे मजबूत था, और नांगोंग यान के खत्म हो जाने के बाद बाकी लोगों को कोई चिंता नहीं होगी। नांगोंग यान की पलकें झपकने लगी जब उसने यांग ये को एक बार फिर हमला करते देखा। अगर यह कोई सामान्य समय होता तो उसे यांग ये से लड़ने में डर नहीं लगता, लेकिन इस समय आसपास कम से कम 7 किंग रैंक डाकबीस्ट थे। इन किंग रैंक डाकबीस्ट के संयुक्त हमलों के तहत बहुत जल्द ही उसके समूह के आधे से ज्यादा लोग मारे गए। अगर वह डाकबीस्ट के अपने समूह के सभी सदस्यों को खत्म करने और उससे निपटने के लिए आने का इंतजार करता तो वह खत्म हो जाता। जब उसने यहां तक सोचा तो नांगोंग यान ने पीछे हटने का इरादा जगाया था। युद्ध के मैदान से एक और तीखी चीख गूंजने के बाद उसने झिझकना बंद कर दिया और उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, क्योंकि उसने अपने दाहिने पैर से तेजी से जमीन पर रौंद दिया और फिर उसका शरीर पीछे हटने के लिए विस्फोटक रूप से आगे बढ़ा।
जब उसने देखा कि नांगोंग यान भागने का इरादा रखता है तो यांग ये ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर वह हल्के से चिल्लाया, गेल स्टेप्स। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की गति अचानक बढ़ गई और वह सीधे एक काली छाया में परिवर्तित हो गया जो तुरंत नांगोंग ये के सामने आ गया, इससे पहले कि वह अपनी तलवार खींचे और एक बार फिर वार करे। जब उसने देखा कि यांग ये उसे जाने देने के इरादे के बिना उसका पीछा करना जारी रखे हुए है, तो नांगोंग यांग की आंखों में एक क्रूर भाव की झलक दिखाई दी। वह तुरंत रुक गया और अपनी हथेली को घुमाते हुए उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसके बाद उसने उसे यांग ये की ओर जोर से मारा, जिसने उस पर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई थी। अदृश्य चाप। उसकी जोरदार चीख के साथ ही तलवार की नोक से एक अर्धचंद्राकार तलवार क्यूई का धागा तुरंत विस्फोटक रूप से बाहर निकल आया। तलवार क्यूई हवा में तेजी से सीटी बजाते हुए यांग यी की ओर बहुत तेज गति से चली। इस हमले का सबसे रहस्यमय हिस्सा यह था कि यह तलवार क्यूई वास्तव में अदृश्य होने में सक्षम थी। हाँ, नांगोंग यान की तलवार छोड़ने के बाद तलवार क्यूई वास्तव में बीच हवा में गायब हो गई थी। अदृश्य चाप एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक युद्ध तकनीक जो तलवार क्यूई को छिपा सकती है। यह तब हमला करता है जब दुश्मन तैयार नहीं होता, और यह बेहद रहस्यमय था। यह तकनीक नांगोंग यान द्वारा जानी गई सभी तकनीकों में सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। इस समय वह किसी भी तरह से पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी सबसे मजबूत तकनीक का इस्तेमाल किया। अगर वह एक ही बार में यांग ये को खत्म कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, और अगर वह ऐसा नहीं कर सकता था तो भी यह ठीक था, क्योंकि जो मायने रखता था वह यांग ये को पीछे हटाना और उसे सफलतापूर्वक भागने देना था। जब उसने तलवार क्यू को गायब होते देखा तो यांग ये दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तलवार क्यू वास्तव में छिपाई जा सकती है। लेकिन कुछ ही समय में यांग ये ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की। जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था, वह सभी युद्ध तकनीकों का अभिशाप था। ठीक उसी तरह जैसे उसके सामने छिपी हुई तलवार क्यू। यह बेहद रहस्यमय लग रहा था, फिर भी उसकी नज़र में यह खामियों से भरा था। बेशक उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय होने के कारण के अलावा एक और कारण था, और वह यह था कि नांगोंग यान ने इस तकनीक को अपने चरम पर नहीं पहुंचाया था। यांग ये ने अपनी कलाई घुमाई और वायलेट स्पिरिट को एक कोण पर ऊपर की ओर झटका। अनुभव करना। फुफकार के साथ अर्धचंद्राकार तलवार क्यूई तुरंत हवा में दिखाई दी और फिर यह गड़गड़ाहट के साथ नांगोंग यान की चकित निगाहों के सामने टुकड़ों में फट गई। उसके बाद टक्कर से ऊर्जा की एक लहर उठी और उसे उड़ा दिया। ठीक इसी समय यांग ये अचानक नांगोंग यान के सामने प्रकट हुआ। नांगोंग यान भयभीत हो गया और वह अनायास ही चिल्ला उठा, मैं नांगोंग कबीले का युवा गुरु हूँ, मेरे दादा मूल विद्यालय के एक बुजुर्ग हैं, मेरे पिता हैं। यांग ये इतने दयालु नहीं थे कि उसे बोलने का मौका ही न दें। वायलेट स्पिरिट उसकी पकड़ से छूट गया और वह वायलेट लाइट की एक किरण में बदल गया जो सीधे नांगोंग यान की छाती में घुस गई। नांगोंग यान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वे घृणा और पछतावे से भर गईं। नांगोंग यान से निपटने के बाद यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और फिर वायलेट स्पिरिट और नांगोंग यान के हाथ पर मौजूद स्थानिक अंगूठी उसकी मुट्ठी में आ गई। उसने अंगूठी की सामग्री की जांच नहीं की क्योंकि आसपास अभी भी कुछ लोग दृढ़ता से संघर्ष कर रहे थे, इसलिए उसका आकार उन मनुष्यों की ओर चमक गया जो हताश होकर संघर्ष कर रहे थे। यांग यी के युद्ध में शामिल होने के बाद यह कुछ ही समय में समाप्त हो गया। 10 से ज्यादा लोग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। नहीं, एक और व्यक्ति था। वह व्यक्ति किंग हाई था जिसने अभी अभी यांग ये से दया की भीख मांगी थी। भाई यांग, मैं लालची था। यह मेरी गलती थी। कृपया रिश्ते की परवाह करते हुए मुझे छोड़ दें। किंग हाई ने अपने फायदे के लिए भावुकता और भावना का उपयोग करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उसने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि यांग ये अचानक मौके पर गायब हो गया, किंग हाई के सामने प्रकट हुआ, और फिर एक सिर हवा में उड़ गया। जैसे ही उसने किंग हाई की लाश को देखा जो जमीन पर गिरी हुई थी, यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया क्योंकि वह जमीन पर पड़ी लाशों को देख रहा था, और उसने हल्की सी आह भरी और कहा, मैं दयालु हूं, लेकिन अगर दुनिया मुझे बर्बर बनने के लिए मजबूर करती है तो मैं क्या कर सकता हूं। सच कहूं तो शुरू में उसने इन लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि वे क्लाउडफॉल गॉज नहीं गए थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने उस समय उसे ढूंढने और मारने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए जब उसे पता चला कि ये लोग क्लाउडफॉल गॉज नहीं गए थे, तो उसने कभी उन पर हमला करने और उन्हें मारने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि जबकि उसका उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया, और फिर उसने लूट का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आसपास के 10 से ज्यादा स्थानिक छल्ले इकट्ठा करने के बाद यांग ये ने अपनी लूट को देखना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।